जी टुडेज टॉपिक इज़ वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो पहले आपने अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन पढ़ा था, उसमें हमारे पास कोई वैल्यू वेट थे वो बराबर थे। यानी अगर हम वैल्यूज़ को स्पेसिफिक वेट्स असाइन नहीं करते और उसको स्ट्रेट अवे उसका मीन निकाल लेते हैं, तो एक्चुअली हम बराबर वेट दे रहे होते हैं सारी वैल्यूज़ को। जो काम हमने पीछे यहाँ या लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि अगर मैंने ये x का डाटा मेरे पास है और मैंने इसका टोटल किया, दैट इज 548, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड द मीन ऑफ दिस डाटा दैट कम्स आउट टू बी 68.5। तो एक्चुअली मैंने किसी वैल्यू को जहाँ वेट असाइन नहीं किया, तो हुआ ये कि उसने हर वैल्यू को इक्वल वेट असाइन करके मीन निकाल दिया। वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट कि फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू असाइन इक्वल वेट टू ईच वैल्यू। अब इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट में मार्क्स भी आए हुए हैं स्टूडेंट के। लेट्स से द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश इज 80, एंड देन इन मैथमेटिक्स इट इज 75, इन केमिस्ट्री इट इज 50, इन इंग्लिश इट इज 60। तो ये मेरे पास अगर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए हुए हैं और मैंने अगर इसको टोटल करता हूँ 260, और इस 260 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये उस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बन जाते हैं इन 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है। तो यहाँ तक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैंने क्या किया, आई हैव नॉट गिवन एनी वेट्स, मतलब इक्वल वेट से मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब अगर ये मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई ऐसी एवरेज या ऐसा स्कोर निकालना है, इसकी वेटेड अर्थमेटिक मीन की एग्जांपल ये भी है कि जब हम कोई एडमिशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं, किसी भी जगह पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, एमफिल में सपोज, तो कई जगह पे क्राइटेरिया बना होता है कि जी मैट्रिक के मार्क्स को 5 पे डिवाइड कर दें, एफएससी के मार्क्स को आपके जो है 4 पे डिवाइड कर दें, और फिर टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर लें। इस तरह करके आपके बीएस के जो एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं, तो बेसिकली 5 पे डिवाइड करने का मकसद होता है और 4 पे डिवाइड करने का मकसद एफएससी के मार्क्स को होता है कि आप किस कौन सी क्लास के नंबरों को ज्यादा वेटेज देना चाह रहे हैं। वरना तो आप सिंपल को सम कर लेते हैं वहां पे, लेकिन सिंपल सम या सिंपल मीन नहीं किया आपने, तो यू आर बेसिकली डिवाइडिंग इट विद 5। तो अगर आप मैट्रिक के मार्क्स को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है 1/5 आप वेट उसको दे रहे हैं। और अगर आप एफएससी के मार्क्स को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है आप 1/4 वेट दे रहे हैं। तो 1/5 वेट का मतलब इन अदर सेंस इट इज 0.20, और 1/4 वेट सेंस इट इज 0.25। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना फ्रैक्शन पार्ट में, तो ये 25% वेटेज है और ये 20% वेटेज है। तो इसी तरह अगर मेरे पास मैं किसी के मार्क्स को अगर 3 पर डिवाइड करता हूँ, उसका मतलब 33% वेटेज दे रहा हूँ। अगर 2 पर डिवाइड करता हूँ, उसका मतलब है 50% वेटेज है। तो अब इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिवली हम करते हैं। तो व्हेनेवर यू वांट टू कंप्यूट वेटेज, it will be based on the objective and it will be based on the weights। अब ये weights आपको given होंगे, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स को आपने कितना वेट देना है, और यूजुअली वेट होते हैं आउट ऑफ 100, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, दे कैन बी मोर देन 100, इनका सम मोर देन 100 भी हो सकता है। अच्छा, वेट्स में अब देखिए मैंने यहाँ पे 20% या 20 कह लें वेट दिया स्टैटिस्टिक्स के, 10 मैंने वेट दिया है मैथमेटिक्स के मार्क्स को, 40 मैंने वेट दिया है केमिस्ट्री के मार्क्स को, 30 मैंने वेट दिया है इंग्लिश के मार्क्स को। नाउ दिस डाटा विल बी गिवन टू यू, ये वेट्स आपको गिवन होंगे। अब हमने सिर्फ देखना है कंसेप्चुअली कि जी व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली। अगर हमें गिवन है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें मुझे केमिस्ट्री को ज्यादा वेट देने की कोशिश हो रही है। यानी जो अब मैं मीन निकालूंगा, उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जो स्टूडेंट ने लिए हैं उसको ज्यादा वेटेज मिलेगी उस मीन के अंदर, और सबसे कम वेटेज इसको मिलेगी मैथमेटिक्स के मार्क्स को, और सेकंड नंबर पे जो वेटेज मिल रही है वो इंग्लिश के मार्क्स को मिल रही है। तो इन अ सेंस मैं जो मेरा वेट के बाद रिजल्ट आएगा उसको मैं इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ केमिस्ट्री के मार्क्स से। सपोज ये कोई स्कॉलरशिप ही केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ जिसने केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा लिए उसको ज्यादा बेनिफिट हो, रादर देन कि जी अगर किसी ने स्टैट में नंबर ले लिए, मैथ में ले लिए, तो उसको कम बेनिफिट हो, लेकिन केमिस्ट्री के मार्क्स का वेट ज्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे 40 वेट को
अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको सर्टेन क्वेश्चन के अंदर वेट्स गिवन होंगे, तो हमने करना क्या है, एक्स वैल्यूज गिवन है, वेट गिवन है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है, वेट इनटू डाटा वैल्यू, डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई या डब्ल्यू इंटू एक्स सिर्फ कर दें। तो हमने किया क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड वी गेट द आंसर। सिमिलरली 75 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये आ गया 750 एंड सो ऑन। हमारे पास आ गया जी सम ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स। हमने वेट्स को एक्स वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट में हम उनको उनके कॉलम को सम कर लिया है। और फॉर्मूला जो है वो वेट का यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन, कि डब्ल्यू इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर सम कर लेना है और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। तो यही मैंने किया है। ये मेरे पास 6150, ये मैंने रेशो के ऊपर इसको प्लेस कर दिया और मैंने वेट्स का सम किया है और उसको मैंने इस रेशो के नीचे प्लेस किया, तो एवरेज आई मेरे पास 61.5 ना। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यानी इसकी इंटरप्रिटेशन ज़रा सो कि हुआ क्या है। जब हमने वेटेड मीन लिया तो मेरा आंसर 60.1 आया एवरेज, और जब मैंने सिंपल मीन लिया था मेरे पास आया था 66.25। अब यहाँ पे जो 66.25 है, इसने आपके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को भी उतनी ही वेटेज दी थी और केमिस्ट्री के मार्क्स को भी उतनी वेटेज दी थी और मैथमेटिक्स मार्क्स को भी उतनी ही वेटेज दी थी और आपके इंग्लिश के मार्क्स को भी उतनी वेटेज दी थी। वेयर एज जब आपने ये मीन निकाला है 61.5 जो कि कम हो गया है, जो कि 66.25 के मुकाबले में कम हो गया है। रखें, ये जो वेटेड मीन है वो हमारे पास जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है उससे या तो ये कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। बराबर ये उसी सूरत में होगा अगर हम वेट बराबर कर दें, उस सूरत में बराबर होगा, अदरवाइज या तो ये ज्यादा होगा या ये कम होगा। अब किस सूरत में ये कम होगा, आप देखें हमने यहाँ पर जो मैक्सिमम वेट असाइन किया है वो किया है केमिस्ट्री को, जबकि हमें नजर आ रहा है कि स्टूडेंट के नंबर कम है। तो इसका मतलब है कि अगर उस स्टूडेंट के केमिस्ट्री में नंबर ही कम है, उसको हमने ज्यादा वेट भी दिया लेकिन वो उसके मार्क्स ही वहाँ कम है। दूसरी सूरत में आप ये देखें कि उसने स्टैट और मैथमेटिक्स में ज्यादा नंबर लिए हैं स्टूडेंट ने, लेकिन हम उन वैल्यूज को वेट ही कम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस वैल्यू को हमने वेट कम किया उसकी कंट्रीब्यूशन हमने मीन के अंदर कम कर दी, उस स्कोर के अंदर हमने उनकी कंट्रीब्यूशन कम कर दी। अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो इस वक्त मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आ रही है हमारे पास वेटेड मीन के अंदर वो तो है केमिस्ट्री की, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 2000 और 1600 कंट्रीब्यूशन स्टैट की आ रही है, लेकिन मार्क्स यहाँ पर स्टैट के ज्यादा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने स्टैट और मैथमेटिक्स को वेट कम कर दिए, हालांकि उनके नंबर ज्यादा थे। तो इसलिए हमारा जो अगला मीन है क्या, क्योंकि हमने ज्यादा नंबर वाले सब्जेक्ट के वेट कम कर दिए हैं, तो इट इज ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेटेड वेटेड मीन और वेट्स विल बी गिवन टू यू। यूजुअली ये ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ 100 बट नॉट नेसेसरली कि आउट ऑफ 100 हो। और अगर मैं इसकी प्रोपोर्शन कभी कैलकुलेट कर लूँ ना इसी की, तो इस वेट को, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर, अगर मेरे पास वेट हैं, ये देखें, अगर मेरे पास वेट हैं तो मैंने उनको प्रोपोर्शन टर्म में लिख लिया। 0.2 का मतलब है 20% और फिर मैंने 0.1 और फिर मैंने 0.4, ये 0.4 स्टैट के वेट है, और फिर मैंने 0.3 ये लें। अगर मैं इस डाटा को ऐसे लिख लूँ, ये लें, मैं को प्रोपोर्शन टर्म में लिख लिया। अब इनका जो वेट्स का होगा मेरे पास सम, वो आएगा 1, क्योंकि मैंने उसको प्रोपोर्शन टर्म में, आपने डायरेक्टिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना, अगर आप इसको ऐड कर दें ये 1 बन गया, ठीक है। अब ये मेरे पास सपोज वेट ठीक हो गया। अब क्या है, ये देखिए मेरे पास एक्स वैल्यूज, मैं वहीं से ले लेता हूँ डाटा, 80 75 80 75 50 और 60, 50 और 60। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैंने वेटेड मीन निकालना है तो मैं जस्ट 80 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 से और उसको मैं ऐड कर दूंगा 75 और करूँगा 0.1 से एंड प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3
अब मैं जब इसको पूरे को सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करके जब इसको ऐड करते जाता हूँ, तो आई विल गेट द आंसर इक्वल 61.5। ये वही काम है, x और w को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 करना है क्योंकि इसका 1 है सम, तो 1 से डिवाइड करें या ना करें तो बराबर है। सो दिस इज एन अरिथमेटिक मीन कि हमने उसको पॉइंट्स में अगर हमारे पास डाटा हो, उसका सम 1 बन रहा है, तो हम उसको जस्ट मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास वेटेड मीन को हम x बार और सब w लिख देते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर मीन बट इट इज वेटेड। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर वेटेड मीन की फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर को टैली कर लेंगे। एंड देन वी हैव कंबाइंड मीन, सॉर्ट ऑफ कंबाइनिंग मीन ऑफ डिफरेंट सेक्शन। अच्छा, इसमें समझने वाली जस्ट बात ये है कि कंबाइंड मीन में पहले आप प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम है क्या, व्हाई वी नीड कंबाइंड मीन, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। सपोज यू आर टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री, बल्कि 3 डिफरेंट सेक्शन है केमिस्ट्री के, ए बी सेक्शन है और सी सेक्शन है। अच्छा, फर्ज करें मैं एक स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और एक और सेक्शन में एक स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, डेट इज डिफरेंट टीचर, और एक थर्ड सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है तीसरे सेक्शन में, वो भी एक डिफरेंट टीचर, राइट। अब क्या है कि फर्ज करें ये एवरेज मार्क्स आते हैं स्टैट के अंदर 40। चलिए आप इसको कट शार्ट अगर हम करें तो मैं सिर्फ 2 सेक्शन लेता हूं ताकि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, और बी सेक्शन के एवरेज मार्क्स आते हैं 50। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि the average marks of the students of section A are 40, whereas the average marks of students of section B is 50। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे चाहिए, आई नीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स। ओवरऑल का मतलब है कि मैं यहाँ पर ए और बी सेक्शन के मार्क्स अलग-अलग एवरेज नहीं मुझे चाहिए, आई नीड ओवरऑल एवरेज of all students of section A and B। फर्ज करें सेक्शन A और B 2 ही सेक्शन है वहां पे। अच्छा, अब एक तो जो स्टेट वे आपके जहन में एक बात सबके आ रही होगी कि क्यों ना हम इन दोनों मीन्स को ऐड करके इनको 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है जनाब वो मीन आ जाएगा ओवरऑल। यानी आप मे बी सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग ऑन दिस लाइन्स के जी हम इन दोनों को 40 प्लस, क्योंकि 2 वैल्यूज का एवरेज लेनी है ना, तो आप सोच रहे होंगे 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया जनाब 45। So this 45 may represents the overall average of all students in section A and B. But interestingly और conceptually ये गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते। We also need to look at the number of students in both sections. Suppose यहाँ पर section A में students हैं अब 50, जबकि सेक्शन बी है वहां पर स्टूडेंट 60 हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एन से, यानी सैंपल साइज जैसे हम लिखते हैं तो मैं एन से लिख देता हूँ, और मीन्स को मैं एक्स बार से लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास है सेक्शन बी। अब मेरे पास डाटा है 2 सेक्शन के डिफरेंट मीन्स का भी और 2 सेक्शन के डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी। अब हम देखना है कि हाउ कैन वी फाइंड द ओवरऑल एवरेज। वेल दिस मेथड ऑफ जस्ट टेकिंग विल नॉट वर्क। ये गलत हो जाएगा कि हम सिर्फ 2 एवरेजेस की एवरेज लेके अगर उसको करेंगे, तो दिस इज नॉट द केस। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करता हूँ। हमें यहाँ पर n ऑफ 1, मैं अगर सेक्शन ए को 1 कह लूँ, सेक्शन ए को फर्स्ट ग्रुप कह लूँ, सेक्शन बी को सेकंड ग्रुप कह लूँ, तो मेरे पास जो n ऑफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मीन 1 से। अब मेरे पास जो n1 है दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, और मेरे पास जो x बार 1 है दैट इज द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो मैं इसमें फिर दोबारा आगे मैं ऐड करूंगा n2 इंटू एक्स बार 2। तो n2 से मुराद है ग्रुप, यानी मेरे पास सेक्शन बी भी तो है ना, तो सेक्शन बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू सेक्शन बी का एवरेज और डिवाइडेड बाय, ठीक है, n1 प्लस n2, ये ऐसे।
और इस तरह करके मेरे पास जो मीन आएगा आई विल कॉल इट एक्स बार कंबाइंड। अच्छा, कंबाइंड मीन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे देखते हैं जी कैसे परस्यू करना है। सो n1 इज 50, so 50 मल्टीप्लाइड बाय 40, 40 इसका मीन है, प्लस n2 इज 60 and 60 multiplied by 50 and this is divided by 50 प्लस 60। तो टोटल मेरे पास ए और बी सेक्शन की मिला के तो 110 स्टूडेंट बन गए ना, तो मैंने उनको नीचे ऐड कर दिया और ऊपर मैंने उनके जो एवरेज मार्क्स मुझे गिवन थे और उनके जो नंबर ऑफ मेरे पास थे उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले को मैं जब मल्टीप्लाई करूँ 2000, पहले में 2000 प्लस, और जब मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 50 आई गॉट द आंसर 3000 एंड देन डिवाइडेड बाय 60 और 50 को जमा कर दूं तो 110। अच्छा, उसके बाद मैं ऊपर दैट इज 5000 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 110 और अगर मैं इसको अब कर दूं सॉल्व तो मेरे पास जो मीन आया दैट इज इक्वल टू 45.45, ये 45.45। This is the combined mean of all 110 students. अच्छा, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि हमने सॉल्व तो कर लिया इसको बाय गिविंग थ्रू द गिवन फॉर्मूला। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें ये पता चल गया कि जी एवरेज मार्क्स फॉर ऑल 110 स्टूडेंट, हमारे पास जो n है ना बेसिकली वो अब ऐसे बना है n1 प्लस n2, यानी n1 ग्रुप 1 का तादाद और n2 ग्रुप 2 की नंबर, हमने दोनों स्टूडेंट्स को ऐड किया तो मेरे पास जो n बन गया जो कि मेरे पास ओवरऑल n है सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंबाइन करके। अच्छा, सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंबाइन करके मेरे पास टोटल बने हैं जी 110 स्टूडेंट। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है 110 स्टूडेंट तो जो है उनका मीन कितना है जी, उनका मीन है 45.5। सो क्वेश्चन व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं क्वेश्चन जरा इसको गौर से देखिएगा, टोटल मार्क्स ऑफ 110 स्टूडेंट्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी आप मीन निकालते हैं, किसी भी चीज का मीन निकालते हैं, फर्ज करें मैं ये सेक्शन ए में हूँ ग्रुप 1 के अंदर, तो इसका जब मैं मीन निकालूंगा तो फॉर्मूला तो इसका यही होता है ना, सम ऑफ 1 ओवर n1। ये 1 साथ लगाया मैंने क्योंकि ये पहले ग्रुप की बात हो रही है। तो अब ये जो मीन है वो भी गिवन है मुझे, अगर आप गौर से देखें तो ये मीन तो हमें गिवन है और n भी गिवन है, यानी मीन पहले ग्रुप का गिवन है, 50 मीन है, सॉरी 40 मीन है और 50 n नंबर है। सो ये हमारे पास 40 है और ये हमारे पास 50 है। अच्छा, ये जो सम ऑफ x1 है ये नहीं गिवन हमें यहाँ पर इस सिचुएशन में, ठीक है, तो ये हमने वैसे लिख दिया इसको सम x1। अब अगर यहाँ से मैं सम ऑफ x1 निकालना चाहूँ तो आई कैन इजीली कैलकुलेट सम ऑफ x1। कैसे आएगा कि 50 को जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट अ लिटिल बिट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, 50 को मैं जाके इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 50 इंटू 40 और ये मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज 2000। ये 2000 है क्या, दीज 2000 आर द टोटल मार्क्स ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। और ये हमने कहीं और भी निकाला है, अगर गौर करें जरा पर फॉर्मूला के अंदर हमने कहीं पर ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हुए हैं, दीज आर द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, दीज आर द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। और अगर मैं दोनों को जमा कर रहा हूँ कहीं ऊपर 3000 और 2000 को, तो ये जो 5000 हैं दीज आर द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 110 स्टूडेंट्स। तो बेसिकली काम वही हो हमारे पास। और आपके पास जो स्लाइड्स हैं अगर आप उनके अंदर देखें तो दिस फार्मूला कैन गो ऑन फॉर एज मैनी ग्रुप्स एज यू वांट। यहाँ पर जो मैंने अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की, दैट एग्जांपल हैव 2 ग्रुप्स
but the example right now on your screens have 3 groups A, B and C और इसमें number of students हैं तो आप इसको N1 कह सकते हैं, आप इसको N2 कह सकते हैं दूसरे ग्रुप को और N3 कह सकते हैं। और पहले ग्रुप का जो मीन है, मीन हाइट की बात हो रही है यहाँ पे x बार 1 एंड x बार 2 एंड x बार 3। तो ये मेरे पास डाटा गिवन है 3 ग्रुप्स का एंड आई नीड द कंबाइंड मीन, ओवरऑल और कंबाइंड मीन, राइट। तो उसके लिए फार्मूला x बार c और मैंने वही फार्मूला यूज किया, क्या सॉल्व किया। आप इसको वेरीफाई कीजिएगा इस डाटा से कि मेरे पास आंसर आते हैं ये 60.4 जो है इसके। ठीक हो गया जी, इसको आपने कर ली। ये कंबाइंड मीन, whenever you have a means of different groups और आपने डिफरेंट ग्रुप्स के मीन को ओवरऑल मीन के अंदर तब्दील करना है तो आप उन डिफरेंट ग्रुप्स के मीन्स का मीन नहीं ले सकते क्योंकि उनके अंदर जो तादाद है, क्योंकि उनके अंदर जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। सो देयरफॉर यू ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। अगर ये कहीं किसी सिचुएशन में हमारे पास ऐसा सिनेरियो बन जाए कि जी मेरे पास सेक्शन ए भी है और सेक्शन बी भी है लेकिन दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास सेम है, यानी N1 50 है और N2 भी 50 है। ये आइडियल सिनेरियो, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन बोथ ग्रुप्स आर सेम। अब यहाँ पर अगर मीन 1 60 है मेरे पास 60 और मीन 2 मेरे पास सपोज 50 है, ठीक है। अब अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है तो आई डोंट नीड अ फार्मूला नाउ क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, N1 and N2 are same, so if they are same I will just take the average of two averages और average of two averages क्या है 60 plus 50 and divided by 2, तो 60 plus 10 divided by 2 तो it is equal to 55। so I can take only यानी averages of average तब ले सकते हैं जब मेरे पास सारे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो। अगर सेम नहीं है सेम फार्मूला, दिस फार्मूला फॉर कंबाइनिंग द मीन। जी, तो ये स्लाइड के ऊपर 3 डिफरेंट टास्क हैं। अगर मैं एक टास्क को पढ़ के एक्सप्लेन कर दूं तो आपको हेल्प हो जाएगी, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। द मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50। वो कह रहा है कि 10 का मीन वेट 50 है। इसका मतलब है कि 10 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा 500। या आपने खुद निकाल लेना है। मीन वेट गिवन है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है तो मैंने टोटल वेट निकाल लिया उसका। When 2 students left the class, the mean weight becomes 48। कहता 2 स्टूडेंट को निकाल दें, इसका स्टूडेंट पीछे बच गए, तो जब 8 बच गए तो 8 का टोटल वेट कैसे बनेगा? ये 8 का मीन है, अगर आप 8 के मीन को 8 से ज़रब कर दें तो ये 8 स्टूडेंट्स का टोटल वेट बन जाएगा। ये 10 स्टूडेंट का टोटल वेट है, ये 8 स्टूडेंट का टोटल वेट है। फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। कहता है ये 2 छोड़ गए ना, उनका ज़रा मीन निकाल दें। अब अगर मैं 500 में से माइनस कर दूं ये 48 इंटू 8, क्योंकि 48 इंटू 8 जब मैं करूंगा तो ये तो बन रहा है टोटल जो है वो 384। यानी ये मैं अगर सॉल्व कर लूँ या मैं पेंसिल चेंज कर लूँ यहाँ से कलर, दिस इज 384। नाउ दिस 384 इज द टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, whereas this 500 is the total weight of 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट में से मैं 8 स्टूडेंट का वेट टोटल वेट माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज 116। अगर मैं इनको माइनस कर दूं 116। अब ये टोटल वेट है 116 कितने स्टूडेंट्स का? 2 स्टूडेंट का जो क्लास छोड़ गए। सो डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो आई विल गेट द मीन of the students who have left the class, that is 58। ये ऐसे 58 मैंने निकाला है। अच्छा, बाकी इसमें जो सेकंड और थर्ड है इसमें आप कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कंबाइंड मीन की टेक्निक यूज कर सकते हैं सेकंड में और थर्ड में।